हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, या मैं कह सकता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो देखते हैं, है ना। इसको भी मैं एक प्लेलिस्ट के रूप में मेरे चैनल पर डाल दूंगा, आपको बहुत ईजी रहेगा सारे के सारे वीडियो एक साथ देखने में। ठीक है, सो देखते हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो रिप्रोडक्शन है ना, वो टू टाइप्स का होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। कैसे होता है सर? एक होता है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस, इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है। सिंगल पेरेंट होता है, ना वो मेल ना वो फीमेल, पता नहीं क्या है वो, है ना। बस वो एक पेरेंट है। इसमें कितने पेरेंट की जरूरत पड़ती है? टू पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है और दोनों के दोनों पेरेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? अपने अपने गैमेट्स। एक होता है मेल गैमेट, सॉरी एक फीमेल गैमेट और एक क्या बनता है? मेल गैमेट्स। दोनों गैमेट्स यहाँ पर बनते हैं, मतलब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है। और यहाँ पर कोई गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते। फिर ये गैमेट फ्यूज करते हैं, क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जब यहाँ पर गैमेट्स ही नहीं बने तो यहाँ पर जाइगोट भी बनेगा क्या? जाइगोट भी नहीं बनेगा। यहाँ पर जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रोजेनेसिस हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता। जब जाइगोट ही नहीं है तो एम्ब्रियो क्या बनेगा? ठीक है, और एक खास बात, मतलब मेन डिफरेंस जो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में है, वो मेन डिफरेंस ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो वेरिएशंस, नो वेरिएशंस, है ना। यहाँ पर जीन का कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, सेम एग्जैक्ट कॉपी बनती है। जैसा पेरेंट होता है वैसा ही उसकी प्रोजीनी पैदा हो जाती है। इसके अंदर कई सारे एग्जांपल्स आपने आपकी 10th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे बडिंग होता है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, है ना, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और भी बहुत सारे होते हैं टाइप, है ना। तो वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आती, विविधताएं नहीं आती हैं उसके अंदर। ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं आते, जैसा पेरेंट वैसा ही उसका बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस हाई होते हैं। यहाँ पर वेरिएशंस हाई होते हैं। क्यों होते हैं वेरिएशंस हाई? क्योंकि देखो, मेल के पास एक जीन होगा, फीमेल के पास एक जीन होगा, दोनों जीन मिलेंगे, कुछ नए तरह का जीन बनेगा ना, तो वेरिएशंस बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। दैट्स वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अच्छा टाइप है रिप्रोडक्शन का। अगर आपको चाहिए क्या? वेरिएशंस चाहिए। तो जो ह्यूमन है, हमें पढ़ना ही क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग इज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो जीव है ना, ये जीव कौन से तरह का रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, तभी इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, सो आपका चैप्टर शुरू करते हैं हम। ठीक है, एक बार मैं आपको रिप्रोडक्शन के इवेंट से चैप्टर की शुरुआत करता हूं, समझ में आई बात? तो रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है? स्पर्म, तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं oogenesis। तो सबसे पहले आपको क्या बनाने पड़ेंगे? गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो गैमेटोजेनेसिस पढ़नी है सबसे पहले। उसके बाद में, गैमेटोजेनेसिस के बाद में कौन सा इवेंट होता है? तो होता है यहाँ पर इनसेमिनेशन। The transfer of male gamete in the female genital tract is called insemination। मेल गैमेट को, मतलब स्पर्म को, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, मतलब मैं कह सकता हूँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। समझ में आ गई नहीं? आगे बात,
इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है सर, थर्ड प्रोसेस क्या होती है, थर्ड प्रोसेस होती है जैसे गैमेट्स पहुंच गया है ना, मेल गैमेट फीमेल के पास में पहुंच गया, अब वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अब इससे क्या हो जाता है सर, इससे बन जाता है जाइगोट। समझ में आई नहीं है बात? यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट काय में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे करके, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, ठीक है ना, जाइगोट धीरे धीरे करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और आपको एक चीज बता दूं, फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। सर फेलोपियन ट्यूब क्या है ना, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ही पार्ट है, ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब। वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता होता नीचे मूव करना शुरू कर देता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या है, डिवीजन है। एक जाइगोट, एक सेल थी, वो डिवाइड कर करके बहुत सारी सेल्स बन गई है ना, एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, तो क्या हो गया यहाँ पर, क्लीवेज हो गया। क्लीवेज मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल्स। यहाँ पर सेल्स डिवाइड कर करके क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया। अब ये एम्ब्रियो मूव करता हुआ कहां पर आ जाएगा, फीमेल के यूट्रस में आ जाएगा, यूट्राइन वॉल के पास में आ जाएगा, और फिर वहां पर क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोसेस क्या होती है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है। मैं कह सकता हूं द इम्बेजन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्राइन वॉल, है ना, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। कि जो एम्ब्रियो ऊपर से आया है मूव करता हुआ, वो कहां पर चिपक जाएगा, अब यूट्रस की वॉल में चिपक जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। यही इंश्योर करता है, इंश्योर्स प्रेगनेंसी, यही इंश्योर करता है कि कोई वुमन प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं है, ठीक है ना। कि कोई एम्ब्रियो आया और एम्ब्रियो आके यूट्रस की वॉल में चिपका, तो वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अगर नहीं चिपका तो क्या होगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो यही इंश्योर करता है प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। अब इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, मतलब बेबी लग जाता है, बेबी लगने के बाद में जो पीरियड शुरू होता है उसको कहते हैं जेस्टेशन। क्या कहते हैं, जेस्टेशन। अब ये जेस्टेशन क्या होता है सर, प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड। ह्यूमन में कितने मंथ्स का होता है भाई, 9 मंथ्स का होता है। ये 9 महीने तक जो जेस्टेशन पीरियड चलेगा, इसमें माँ अपने बच्चे को न्यूट्रिशन दे दे के उसको पालेगी, और यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, मतलब ऑर्गन्स बनेंगे ना, पूरा की पूरी बॉडी बनेगी, बॉडी जेनेसिस होगी, यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। फिर जब बेबी मैच्योर हो जाएगा 9 मंथ बाद, जब एकदम अच्छी तरीके से बन चुका होगा, फुली डेवलप्ड जो बेबी होगा, वो फुली डेवलप्ड मतलब कह सकता हूँ फीटस जो होगा, वो क्या होगा, अब पार्चुरेशन करेगा। क्या करेगा, पार्चुरेशन होगा उसका। पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी, या मैं कह सकता हूं चाइल्ड बर्थ। यहां पर क्या होगी, चाइल्ड बर्थ हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर बाद में, उसके बाद में एक पीरियड शुरू होगा जिसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और उसी मिल्क के फॉर्मेशन के बाद में, उसी मिल्क से मदर जो होती है वो अपने बच्चे को नरिश करने का काम करती है। तो फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क, है ना, किस में होता है ये काम सारा, मेमरी ग्लैंड्स में, फीमेल के ब्रेस्ट में होता है ये काम, मेमरी ग्लैंड्स में, जिससे वो बच्चा दूध पिएगा, और दूध पीने के साथ में वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो ये है आपके इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको देख लीजिए बहुत ध्यान से। सो कुछ टर्म्स हैं चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, मैं उसको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको एकदम इजी पीजी रहे, ठीक है। देखते हैं क्या है वो। सो एक पीरियड आता है बच्चे का जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। कौन सा पीरियड होता है वो, प्यूबर्टी। वो प्यूबर्टी पीरियड क्या है, वो एक मैच्योरेशन पीरियड है। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक मैच्योरेशन पीरियड है। इस पीरियड में आने के बाद में कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की क्या हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाती है, मतलब इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब ये माँ बाप बन सकते हैं तब, ठीक है ना। ये टाइम क्या होता है, ये कौन से ईयर में होना शुरू हो जाता है, मैं कह सकता हूँ फीमेल में, है ना, 12 से 14 की उम्र में ये काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेल में ये काम लगभग 13 से 15 की उम्र के बीच में
होना शुरू हो जाता है। मतलब फीमेल तो क्या बनाने लग जाती है अपने गैमेट्स, ओवम, है ना, और मेल क्या बनाने लग जाता है, स्पर्म बनाने लग जाता है। समझ में आई नहीं है ये बात, ठीक है ना। फीमेल में क्या बनने लग जाता है, ओवम, और मेल में क्या बनने लग जाता है, स्पर्म। और भी कई सारी मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके हेयर्स आने लग जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, दाढ़ी मुंह चुकने लग जाती है, नहीं 13 14 15 साल के बच्चों के, ठीक है। और क्या होता है मेनली, मैं ये कह सकता हूं कि ये फीमेल और मेल अब जाकर क्या बन सकते हैं, पेरेंट बनने की इनमें मैच्योरिटी आ चुकी है। एक चीज और, एक वर्ड है मिनार्क, है ना। ये मिनार्क क्या है, जब किसी फीमेल के फर्स्ट पीरियड आता है, मैं कह सकता हूं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें पहला का पहला एग बनाती है फीमेल, और जो लास्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको बोलते हैं मीनोपोज, मीनोपोज, ठीक है। ये मीनोपोज कब आ जाता है किसी फीमेल में, 50 से 55 की उम्र में आ जाता है। मतलब 50 से 55 की उम्र के बाद में फीमेल के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मतलब ये लास्ट पीरियड है, लास्ट पीरियड मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, इसने लास्ट बार एग बनाया, इसके बाद में अब ये फीमेल एग नहीं बनाएगी, 50 से 55 की उम्र तक ये एग बना सकती है, उसके बाद ये एग नहीं बनाएगी। लेकिन मेल में थोड़ा अपोजिट है, जो मेल होता है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, स्पर्म विल फॉर्म इवन इन ओल्ड मैन, है ना, बूढ़े आदमियों में भी स्पर्म फॉर्मेशन होती रहती है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन नहीं रुकती है, एकदम एंड तक होती रहती है। जब कोई लड़का बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तब तक उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन एकदम होती रहेगी। लेकिन फीमेल में क्या होता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन रुक जाती है, ठीक है। एक बात और ह्यूमन के लिए, कि ह्यूमन जो होता है वो वीवी पेरस है, वीवी पेरस क्या होता है सर, वीवी पेरस जो चाइल्ड बर्थ करते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं वो, है ना, यंग वंस को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं वो कौन होते हैं, वो ओवी पेरस होते हैं, है ना। तो ह्यूमन अंडे थोड़ी देता है, ह्यूमन तो क्या देता है, बच्चा देता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, यंग वंस को जन्म देता है, और ये ले एग्स, ये क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी हो गई, सांप, ये सब, है ना, छिपकली, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको, अगर मैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो क्या लगता है आपको, ये कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, मतलब इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसके मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं भाई, है ना। जैसे हम बताएंगे आपको, वैसे ही आपको इसको याद रख लेना है, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इसके मेजरली कितने पार्ट होते हैं भाई, 4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा सर एक बात बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ पर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी है, इस बॉडी में जो ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर जो कैविटी है, खाली जगह है, उसको बोलते हैं माउथ कैविटी, ठीक है, माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ पर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं चेस्ट कैविटी, या फिर मैं कह सकता हूँ थोरेसिक कैविटी। और इस डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा नहीं होगा कैमरे में, डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जिसमें मेरा पेट, लीवर, इंटेस्टाइन ये सब है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, है ना। और इसके जस्ट नीचे जो हिस्सा है, वो कोई कैविटी नहीं है, वो एक रीजन है, उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। वहीं पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहीं पर ही पाया जाता है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है ना। और ये डिवाइड कितने हिस्सों में होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है भाई, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, मेनली ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी मैं इसको कह सकता हूं। क्या होता है मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, मैं कह सकता हूं वो क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, पेनिस, कई बार क्या होता है हम ये सोचने लग जाते हैं कि पेनिस ही तो है मेन, है ना। तो पेनिस नहीं है भाई ये रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, या मैं कह सकता हूँ है तो सही, लेकिन प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है वो, ठीक है ना। मेन काम उसका नहीं है, मेन काम हमारे किसका है, टेस्टिस का होता है। इसके बाद में कुछ होती है एसेसरी डक्ट्स, कुछ एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं ना मेल के अंदर। जैसे सर कौन कौन सी होती है, एक होती है देखो रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद होती है वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया, ठीक है। उसके बाद क्या होती है एपिडिडमिस, है ना। और उसके बाद क्या होती है वॉस डेफरेंस, ठीक है सर। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है यूरिथ्रा, ठीक है।
और ये कुछ क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं। समझ में आगे नहीं आगे बात, इनसे ही स्पर्म होता हुआ आगे जाता है। और क्या होता है भाई, पार्ट एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स होती है। कितने तरह की होती है भैया, मेल में 3 तरह की। एक मैं बता दूं, सेमाइनल वेसिकल होती है, एक तो सेमाइनल वेसिकल। एक होती है तुम्हारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में कितनी होती है, एक। सेमाइनल वेसिकल नंबर में कितनी होती है, 2। और एक होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि मैंने बनाई थी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, है ना। कितनी होती है नंबर में, 2, छोटे साइज की होती है बहुत, है ना। और लास्ट में क्या बचा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जेनेटेलिया, ऐसा पार्ट जो मेल के अंदर बाहर से दिखाई पड़ता है, वो है आपके पास में पेनिस। क्या है वो, पेनिस है। द इरेक्टाइल ऑर्गन ऑफ द मेल, ये क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, किस दौरान, जब इंसिमिनेशन करवानी होती है ना, कोपुलेशन हो रहा होता है, उस समय क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। वो सब देख लेंगे अभी। तो सबसे पहला आपके पास में जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास में, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, वो क्या है, टेस्टिस। कुछ एसरी डक्ट्स हैं, उनके नाम ये लिखे हुए हैं, एसरी ग्लैंड्स होती हैं कुछ, ये लिखी हुई है उनके नाम, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस को कहते हैं, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, टेस्टिस पढ़ लेते हैं। टेस्टिस देखेंगे पूरा एकदम एंड टू एंड, पूरा का पूरा हमें टेस्टिस पढ़ लेना है। तो देखते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास में है टॉपिक वो है टेस्टिस। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द मेल इज कॉल्ड टेस्टिस। ये क्या है, ये एक तरह की मिक्स्ड ग्लैंड भी है भाई। क्या है ये, मिक्स्ड ग्लैंड है। सर मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह काम करती है। सर ये एक्सोक्राइन होने के बेसिस पे क्या बनाती है और एंडोक्राइन होने के बेसिस पे क्या बनाती है भाई। तो देखो एंडोक्राइन होने के बेसिस पे ये हार्मोन बनाएगी, और हार्मोन का नाम आपको पता है यहाँ पर एंड्रोजन है, एंड्रोजन होता है। अब वो एंड्रोजन में भी मेन एंड्रोजन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लेना। ये मेल का सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, यही वो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल के लिए। समझ में आई नहीं है बात। और सर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, अच्छा ये तो एंडो होने के बेसिस पे है, और एक्सो होने के बेसिस पे सर क्या बनाती है, ये स्पर्म बनाती है ना भाई, है ना। मेल जर्म सेल या मेल सेक्स सेल है, इसी से आगे जाकर क्या होना है, रिप्रोडक्शन होना है। तो टेस्टिस के बारे में ये बात मैंने आपको बता दी कि वो एक मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन के बेसिस पे भी काम करती है और एक्सोक्राइन के बेसिस पे भी काम करती है, बनाती है टेस्टोस्टेरोन भी और बनाती है स्पर्म भी, ठीक है। टेस्टिस की लोकेशन बताओ सर। टेस्टिस की लोकेशन होती है आउटसाइड द एब्डोमेन, आउटसाइड द एब्डोमेन इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। कहां पाया जाता है ये, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्क्रोटम, स्क्रोटम। मैं बना देता हूं इसको, पाउच को, है ना, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। इस पाउच जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये हमारा टेस्टिस रखे होते हैं, ऐसे 2 टेस्टिस रखे होते हैं। यहाँ से एक यूरेटर निकल रहा है, सॉरी यूरेटर क्या, यहाँ से एक वॉश डिफेंस निकल रहा है और वहां से भी एक वॉश डिफेंस निकल रहा है। तो ये काय में पाया जाता है, ये स्क्रोटम में पाया जाता है, स्क्रोटम में पाया जाता है, स्क्रोटम में। सर ये स्क्रोटम में क्यों पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर क्यों नहीं पाए जा सकते। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये टेम्परेचर बच्चे बच्चे को पता है। हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती, नो स्पर्म फॉर्मेशन। इस टेम्परेचर पे कोई भी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकती, इसलिए हमारे टेस्टिस को कहाँ आना पड़ा, बॉडी से बाहर, काय में, स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आना पड़ा, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होने के बाद भी जो स्क्रोटम होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, कुछ टेम्परेचर को कम कर देता है। कितना कम कर देता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम कर देता है। दैट्स वाई जो यहाँ पर टेस्टिस है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी शेप की बात करें तो कैसा होता है, शेप में ये ओवल होता है, ठीक है ना। इसकी लेंथ की बात करें तो ये कैसे होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, लेंथ,
ठीक है। और इनकी विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है, ठीक है ना। शेप में कैसे होते हैं, ओवल। और बॉडी के कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी के बाहर। क्यों पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और कहाँ पाए जाते हैं बॉडी के बाहर, स्क्रोटम में पाए जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो देखो टेस्टिस के बाहर की तरफ, जैसे ये टेस्टिस एक है ना, तो इस टेस्टिस के बाहर की तरफ है ना, यहाँ पर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की ऐसे, है ना। इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया से ये कवर होता है ना, एक कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, बहुत डेंसली ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं देख लेता हूँ टेस्टिस को कट करके, कैसे देखूंगा टेस्टिस को, कट करूंगा भाई। अब टेस्टिस को, जब आप टेस्टिस को कट करके देखते हैं, है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ये गोल सा टेस्टिस है मेरे पास में, इसको मैंने काटा, और काट के आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखो, ठीक है ना। इस टेस्टिस के मैंने यहाँ पर ऊपर बना देता हूँ, देखो यहाँ से नीचे से लेके जाता हूँ, है ना, और यहाँ से ये निकल गया ट्यूब, ठीक है। ये क्या बना दी सर आपने, ये मैंने बना दी एपिडिडमिस। क्या बना दी है, एपिडिडमिस, ठीक है। और ये क्या बना दी सर, ये वॉश डेफरेंस है, वॉश डेफरेंस। सर क्या बता रहे हो, ये बता रहा हूं कि इसके अंदर ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे, है ना, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर, ठीक है ना। इन कंपार्टमेंट्स में क्या होता है सर, इन कंपार्टमेंट्स में ऐसे हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स होती हैं, है ना, ऐसे हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स होती हैं, है ना। इन हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स को क्या कहते हैं सर, ये हाईली कॉइल्ड, है ना, कॉइल्ड, सॉरी, हाईली कॉइल्ड जो टिब्यूल्स है सर, इनका नाम क्या है, इन टिब्यूल्स का, इन टिब्यूल्स का नाम है सेमिनी, सेमिनी फेरस टिब्यूल। इन टिब्यूल का क्या नाम है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। यही वो सेमिनिफेरस टिब्यूल है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यही बनता है स्पर्म। समझ में आ गई नहीं आगे बात, है ना। कितनी होती है सर ये नंबर में, 1 से लगभग 3, आपकी बुक में बता रखी है कि ये 1 से 3 हो सकती है किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो एक पूरे टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250। मैं मान लेता हूं एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल है, लगभग 3। कितनी सेमिनिफेरस टिब्यूल है, 3। तो मैं जब 3 को 250 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे के पूरे टेस्टिस के अंदर कितनी सेमिनिफेरस टिब्यूल आ जाएगी, लगभग 750, ठीक है। और पूरे एक ह्यूमन के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं, 2। तो मेनली मैं कह सकता हूं पूरे के पूरे ह्यूमन के अंदर कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल हो जाएंगे, लगभग 1500 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक डाटा ही है ना, ऐसे कैलकुलेशन पूछ ले आपसे कभी पेपर के अंदर तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो खाली जगह यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, देखो ये खाली जगह जो दिखाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। खाली जगह है, ये 2 टिब्यूल्स के बीच की जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होती है सर, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, तो इसके अंदर मेनली 2 सेल्स पाई जाती है। एक का नाम है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, है ना, जिसको मैं कह सकता हूं स्पर्मेटोगोनिया। ये मेल जर्म सेल है, कैसी होती है, प्लॉइडी में 2n, ठीक है ना। ये मेल जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अभी बनाऊंगा मैं इसको, ध्यान से देखेंगे, है ना। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर पाई जाने वाली दूसरी सेल क्या होती है सर, सर्टोली सेल, ठीक है ना। तो ये तो भाई आगे जाके स्पर्म बनाती है, इसका तो काम क्या है, ये करती है मियोसिस, और मियोसिस करके क्या बनाती है, ये स्पर्म। पता है ना 2n है, और स्पर्म क्या होता है, स्पर्म एक गैमेट है, तो कैसा होगा ये प्लॉइडी में n, और तो ये n कैसे बना होगा, ये मियोसिस करके बना होगा। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करती है, मियोसिस करती है और क्या बना लेती है, स्पर्म। तो सर सर्टोली सेल का क्या काम है, सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन देती है, किसको, स्पर्म को। क्या करती है सर्टोली सेल, न्यूट्रिशन देती है। सर ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, तो एक होती है लेडिक सेल। कौन सी सेल होती है, लेडिक सेल। साथ ही एक इम्यूनोलॉजिकल सेल भी होती है, इम्यूनोलॉजिकल सेल भी होती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है।
सो लिडिक सेल जो होती है वो मेनली क्या करती है भाई, वो टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करती है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन जाना, स्पर्म। तो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बहुत ही मेजर कह सकता हूं मैं हार्मोन है। ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेजर मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या क्या करता है, और ये आवाज को भारी करने का काम करता है। लो पिच ऑफ वॉइस, डीप वॉइस बनाता है। कैसी वॉइस बनाता है, डीप वॉइस। और हेयर का ग्रोथ भी करवाता है, जैसे फेशियल हेयर लाता है, एक्सियल हेयर लाता है, प्यूबिक हेयर लाता है ना, जननांग में बालों को लेकर आता है। अंडर आर्म्स में हेयर्स आते हैं सिर्फ किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की मदद से। मसल ग्रोथ करवाता है ना, मेल की मसल क्या होती है, मजबूत होती है बहुत है ना, मसल की ग्रोथ करवाता है, ठीक है ना। और भी मेल में जितने भी सारे काम होते हैं सब कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। और क्या करता है मेल में, ये मेल का लिबिडो लेवल भी कंट्रोल रखता है। मेल की सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल रखता है। समझ में आई बात, सेक्स करने की इच्छा को कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये इम्यूनोलॉजिकल सेल्स इम्यून सिस्टम का काम करती है, कहां पर पाई जाती है, देखो मैं आपको एक बना देता हूं क्या, यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है आपको पता है इसके अंदर क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो 3 होती है वैसे तो है ना, 1 से 3 मैंने यहाँ पर कितनी बनाई है, सिर्फ 1। अभी मैं यहाँ पर सेल्स को दर्शाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो बाहर की तरफ एक सेल पाई जाती है ना। 2 तरह की सेल्स पाई जाती है बाहर की तरफ, एक का नाम है लिडिक सेल, एक का नाम है इम्यूनोलॉजिकल सेल। अंदर की तरफ एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक सेल और पाई जाती है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर दूसरे कलर से, जिसको बोलते हैं सटोली सेल, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये क्या है, ये मान लो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये क्या है, ये सर ये सटोली सेल है, सरटोली सेल, ठीक है। और ये क्या है, ये मान लो लेडिक सेल है, लेडिक सेल है ना। और ये बची हुई वो है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है ना। तो क्या होता है कि जो अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें मेनली कितनी सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया और एक होती है सटोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाती है भाई, स्पर्म, और सटोली सेल क्या करता है, उसका न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है। और लिडिक सेल क्या बनाता है भाई, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है वो कौन से पार्ट में बनता है भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस में बनता है। किसमें बनता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अच्छा टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, और हार्मोन कौन बनाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो टेस्टिस में कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करता है, तो वही है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर मेनली जो सेल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है वो क्या है, लिडिक सेल है, ठीक है ना। सो देख लीजिए ये, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ, है ना। हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है, अब मैं धीरे धीरे करके इसके सारे लेक्चर डाल दूंगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड से लेकर चैप्टर के एंड में जो लास्ट वर्ड है वहाँ तक मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है ना। और ऐसे ही धीरे धीरे करके वीडियो आगे डलते रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो वीडियो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। बेल आइकन को दबा दो, है ना, प्लीज़, है ना। थैंक यू।